हो गया सर? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. So the subject is corporate ethics, which is also known as business ethics. तो इसका हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं. तो इसका सिलेबस क्या है? नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, सब इसका ना पहले तो सिलेबस देख लो. इसके सिलेबस में है क्या? Of course, it is a 4 credit subject, 3 theory and 1 is for tutorial. यानी कि इसका 90 मार्क्स का पेपर आएगा. ठीक है. 90 मार्क्स के पेपर में अब यू मस्ट नो कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट जो यूनिट है, अब इसका नाम तो कॉर्पोरेट एथिक्स है, बट द सिलेबस इज़ नॉट होल अबाउट द एथिक्स. ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हें बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी. कॉर्पोरेट एथिक्स इसके अंदर है, जिसमें पूरा तुम्हें मिल जाएगा मीनिंग, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स. फिर जो मेजरली इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा थ्योरीज ऑफ एथिक्स. Theories of ethics में we will study about the utilitarianism, weighing social cost, benefits, virtue ethics, teleological theories etc. मतलब जितनी भी अभी तक की theories बनी गई हैं ethics के ऊपर, वो सारी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. Then we will study workers and employees' rights and responsibilities, ethics in compliance, ethics in finance, ethics in human resources, gender ethics क्या है, sexual harassment, discrimination, ethics in marketing and ethical dilemma. यानी कि इस पूरे यूनिट में तुम्हारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं बहुत आराम से, जिसके ऊपर तुम्हें अपने आंसर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर फोकस करके करना होगा. तो ये पूरा हो गया एथिक्स. एथिक्स जहाँ जहाँ पे भी तुम्हें मिलेगा पूरा यूनिट 1 कवर करेगा. देन यूनिट 2 इट इज़ बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आएंगे. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वी हैव नीड एंड इम्पॉर्टेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड और इम्पॉर्टेंस क्यों है आज के टाइम में. रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें ना कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ जो तुमने पढ़ा हुआ था उसमें उससे थोड़ा तुम्हें रिलेटेबिलिटी लगेगी. कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कॉर्पोरेट में, मोरल कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटीज़, इंटरनेशनल एंड इंडियन एक्सपीरियंस क्या है, विसल ब्लोअर पॉलिसी एंड विसल मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर. देन एंटी करप्शन पॉलिसी एंड इंटेग्रिटी ट्रेनिंग जो आजकल की एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है कॉर्पोरेट के अंदर, टू हैव द फुली कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर पूरा बिजनेस में जो होना चाहिए, उसको मेक श्योर करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर. ठीक है. इसके बाद आता है यूनिट 3. यूनिट 3 इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग. सस्टेनेबल के ऊपर है. तो इसमें तुम्हें मिलेगा रोल ऑफ बिजनेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल तुमने पहले से पढ़ा हुआ है ना. सस्टेनेबल हमने पहले पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी में भी पढ़ा था, उसी से रिलेटेड तुम्हें ये पूरा मिल जाएगा. हाँ हाँ. तो इसमें तुम्हें मिलेगा रोल ऑफ बिजनेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो पूरे इकोनॉमी में, इकोनॉमी वाइज भी लगा लो, इंटरनेशनल वाइज लगा लो, पूरे होल ग्लोबल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लगा लो, वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है, गवर्नमेंट रोल क्या है इन इम्प्रूविंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट. इसमें थोड़ा तुम्हें ना इंटरनेशनल जितने भी टॉपिक्स बनाए गए हैं, जितनी भी चीज़ें की गई हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस जो हमने बीईपी में भी पढ़ा था, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स क्या हैं, चैलेंजेस इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज इन इंडिया, रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. ठीक है, ये सारा तुम्हें मिलेगा यूनिट 3 के अंदर. देन वी हैव यूनिट 4 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा एक यूनिट ही बना दिया, जो कि हमने बीईपी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. इसमें इसका मीनिंग, डेफिनेशंस क्या है, इसका सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फिलेंथ्रॉपी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीएसआर इन इंडिया क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी गाइडलाइन जो 2009 वाली थी.
हाँ, it is. CSR under the Companies Act 2013, of course CSR 2013 एक्ट में ही आया था. तो उसके अंदर CSR के बारे में क्या क्या चीज़ें गिवन है? कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ लॉ. CSR ऑडिट क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारा यूनिट 4 के अंदर पढ़ेंगे. तो बेसिकली वी कैन सी कि यूनिट 4 इज़ लिटिल बिट ईजी क्योंकि CSR ही है पूरा का पूरा. यूनिट 3 एंड यूनिट 2, यूनिट 1 भी ऑफ कोर्स ये ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इनको पढ़ने के लिए. यूनिट 3 तो तुम लोग देख ही सकते हो, काफ़ी कुछ है इसके अंदर. यूनिट 2 भी इवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो पूरा का पूरा, उसकी पूरी बुक हुआ करती थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. इफ यू कैन सी वो तुम्हें एक छोटे से यूनिट में कवर अप करनी है. तो देखने में तुम्हें लगेगा कि हाँ काफ़ी छोटा सा सिलेबस है, हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट. थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें. यूनिट 1 तो चलो एथिक्स के ऊपर है, लेकिन एथिक्स में भी तुम्हें अप्लाई करने वाली चीज़ें ज़्यादा आएंगी. थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है उसके अंदर. तो इसकी एसेंशियल रीडिंग देख लो तुम लोग. फर्नांडो की है, लूथन्स है, और इसमें नीचे भी तुम्हें मिल जाएगी. तो ये कुछ बुक्स हैं इसकी एसेंशियल रीडिंग. बाकी तुम्हारे पास स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का वो है ही. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. चलो फिर स्टार्ट करें अब एथिक्स. इसका जो टॉपिक है हमारा यूनिट 1 से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ. यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं. एथिक्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज एथिक्स जनरली. तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एथिक्स अकॉर्डिंग टू यू? ये हम लोग क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं. सो इट इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक. कोड ऑफ कंडक्ट. ओके. तो क्या एथिक्स डेवलप की जाती है या बाय नेचर होती है किसी के अंदर? ओके, वेरी नाइस. और कोई? एथिक्स क्या हम फोर्सफुली बनाते हैं एथिक्स? नो. हाँ बोलो बोलो. कम्युनिकेशन हो गया, जैसे किस वे में हायरार्की में कम्युनिकेशन जाएगा. एंड बहुत सारे ऐसे एथिक्स होते हैं जो कि कंपलसरीली आपको मानने ही पड़ेंगे फोर्सफुली तरह से. ओके. और कुछ कुछ हमारे अंदर होती हैं एथिक्स, मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हर एक की होती हैं. क्या कैन वी से दैट एथिक्स इज अ सब्जेक्टिव टाइप? सब्जेक्टिव नेचर है एथिक्स का, और इट इज एन ऑब्जेक्टिव? व्हाई इट इज सब्जेक्टिव? हर आदमी के अलग अलग अपने मॉरल्स वैल्यू होते हैं जो उसको अपनी कम्युनिटी से मिलते हैं. कम्युनिटी से मिलते हैं, अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, हर किसी से. यू नो हम लोग एथिक्स हमारे बाय बर्थ बनते चले जाते हैं, और वो टिल द एंड ऑफ लाइफ, जब हमारी लाइफ ख़त्म होती है तब तक हमारे एथिक्स बनते जाते हैं, और वो बाय नेचर चेंज भी होते जाता है. क्योंकि एथिक्स ये नहीं कि आज जो हमने सीख लिया है वो, हाँ कुछ हमारे यूनिवर्सल एथिक्स भी होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेलिंग ट्रुथ ऑलवेज, या यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर वर्क और इन योर बी इन पर्सनल लाइफ, यू शुड बी ऑनेस्ट. तो वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल एथिक है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन ऐसा ही हमारे साथ बिहेव करे. लेकिन कुछ ऐसे भी एथिक्स होते हैं जो कि हम लोग डेवलप करते हैं दूसरों से सीख सीख कर. तो पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज एथिक्स. सो इट इज़ अ एथिक, जो टर्म है हमारी, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ईथोस विच मीन्स कैरेक्टर. ठीक है, ईथोस से लिया गया ग्रीक वर्ड है विच मीन्स कैरेक्टर. एथिक्स, अब इसका मीनिंग क्या है? एथिक्स इज अ मास ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, और सेट्स ऑफ वैल्यूज अबाउट व्हाट कंडक्ट ऑट टू बी. लाइक अ पर्सन का जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट, या उसका बाय जनरल वो कैसे अपनी लाइफ को जीता है, वो कैसा होना चाहिए, ये एथिक्स बताता है. सो दे गिव एन आइडिया व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, फेयर और अनफेयर, जस्ट और अनजस्ट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ओबीडियंस, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं ऑफ एथिक्स जो कि हमें बताते हैं कि ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स जो हर एक ह्यूमन में होने चाहिए.
honesty, obedience, equality, fairness, etc. and respect, and then doing the right thing. अब ये सब चीज़ें हमें जब पता चल जाएंगी तो we can do the right thing accordingly. So this is ethics. Ethics is a branch of philosophy. Branch of philosophy है ethics, concerned with the meaning of all aspects of human behavior. Very important line. Meaning of all aspects of human behavior. Human behavior के हर एक aspect को इसने cover किया हुआ है. It is supremely intellectual, of course, and as a branch of philosophy, rational in nature. What is rational? Philosophy का ये word है, like philosophy का ये subject है, ethics branches की, और ये बोलता है कि it is covering all the aspects of human behavior. It is supremely intellectual, and as a branch of philosophy, it is rational in nature. What is rational? हम बोलते हैं ना हर एक ह्यूमन बीइंग को रैशनल होना चाहिए. थिंकिंग. और कोई बोलना चाहेगा? व्हाट इज रैशनल इन नेचर? ह्यूमन बींग्स को हम लोग रैशनल इन नेचर, कई तुमने थ्योरीज में ही पढ़ा होगा कि यहाँ पे ह्यूमन बींग जो है वो रैशनल नहीं है. ये तुमने बहुत सारी फाइनेंस की थ्योरीज में पढ़ा होगा. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल? बहुत सिंपल पूछ रही हूँ. रैशनल मीनिंग बाय डूइंग थिंग्स लॉजिकली. किसी भी चीज़ को जो तुम करने वाले हो उसको लॉजिकली करके, ना कि इमोशनल हो करके सोचना. किसी भी चीज़ को करना नॉट इन द सेंस ऑफ इमोशनल बट सीइंग थिंग्स लॉजिकली, कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्या इसका लाइक जो भी हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं, क्या इससे बेटर होगा किसी का, क्या इससे गलत होगा, या जो भी है, इमोशनल होकर नहीं. दिस इज द मीनिंग ऑफ रैशनल इन नेचर, और यही एथिक्स भी बताता है. एथिक्स की डेफिनेशन में ही रैशनल वर्ड है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली हमें यही तो सिखा रहा है ना कि बाय सीइंग व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. तो वो राइट और रॉन्ग कब पता चलता है? जब हम लोग लॉजिक लगाते हैं. सो एथिक्स इज अ फंडामेंटल पर्सनल ट्रेट. ये पर्सनल ट्रेट भी है. अभी मैंने बोला कि पर्सनल होता है, हर किसी के अंदर से आता है. विच वन एडॉप्ट्स एंड फॉलोज एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल. गाइडिंग प्रिंसिपल और बेसिक धर्म इन वंस लाइफ. It implies moral conduct and honorable behavior on the part of an individual. Moral conduct कैसा होना चाहिए, उसका behavior कैसा होगा, जो वो एक individual कैसे behave करेगा in the general public और in the personal life, ये सब ethics बताता है. ठीक है. So it depends कि कोई person के ethics है या नहीं है, but I think we can say कि हर एक person के अंदर ethic है, क्योंकि ये हमारे पास by birth हमको मिल ही जाता है. कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो ट्रेट हमारे अंदर होता ही है, पर्सनालिटी ट्रेट. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन इसका कॉन्सेप्ट एथिक्स? ये तो सिर्फ मैंने जनरल मीनिंग बताया एथिक्स का. इसको हम लोग कॉर्पोरेट में कैसे अप्लाई करने वाले वो हम लोग पढ़ेंगे. डन. नेक्स्ट. ओके, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट, एडमिटिंग अ मिस्टेक एट वर्क रादर देन कवरिंग इट अप. कोई मिस्टेक को एडमिट कर लेना. अब बहुत सारे लोग नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक को, वो कवर अप करना करते जाएंगे. इट इज़ ऑल्सो शोइंग योर पर्सनैलिटी ट्रेट कि हाउ द पर्सन यू आर इंटरनली, तुम अंदर से हो कैसे. तो अगर तुम इसके लिए स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर ये एक हमारे अंदर कॉन्शियस होता है, हर एक पर्सन के अंदर एक कॉन्शियस होता है जो कि बोलता है कि नहीं, द थिंग यू आर डूइंग इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट राइट. तो वही तुम्हें बताएगा कि जो तुम गलत काम कर रहे हो उसको कवर अप मत करो और उसको एडमिट कर लो. सिंपल. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मोस्टली पीपल जो कि नहीं अपनी मिस्टेक को एडमिट करते हैं, वो हमेशा उस चीज़ को कवर अप करते जाते हैं. देन अ फाइनेंशियल एडवाइजर रिफ्यूजिंग टू मैनिपुलेट क्लाइंट अकाउंट्स फॉर पर्सनल गेन. एक फाइनेंशियल एडवाइजर, और यू कैन सी अ CA,
ठीक है, वो अपने क्लाइंट के अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है ना, बहुत इजीली कर सकता है वो। उसके अकाउंट को मैनिपुलेट करके उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका पर्सनल गेन होगा। वो उसको झूठ बोल देगा और बोल देगा इतने पैसे की ज़रूरत है या इतना इतना जो भी काम है, उसके अकाउंट्स को ही मैनिपुलेट कर देगा। तो वो अपने पर्सनल गेन के लिए कर सकता है, पर वो अगर उसको रिफ्यूज़ कर देता है तो इट इज़ शोइंग कि उसकी पर्सनल इंटेग्रिटी कैसी है। ये वाला जो शो करता है, इट इज़ शोइंग द ऑनेस्टी प्रिंसिपल। ऊपर वाला, ये वाला शो कर रहा है उसकी पर्सनल इंटेग्रिटी कैसी है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है अपनी एथिक्स और प्रिंसिपल्स को लेकर के। देन अ डॉक्टर मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, यू नो अपने पेशेंट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं एक डॉक्टर को उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, रिक्वायर्ड बाय देयर वर्क एथिक्स। उनको बोला जाता है कि तुम अपने किसी भी अपने पेशेंट की डिटेल्स को पब्लिक नहीं करोगे, रिवील नहीं कर सकते। तो अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ शोर एज कि वो अपने ही काम में एथिक्स नहीं फॉलो कर रहा है, काफ़ी फ्रॉड है किसी हद तक। देन एडवोकेटिंग फॉर इक्वल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर और बैकग्राउंड, अगर कोई पर्सन इक्वल राइट्स की डिमांड करता है बायस ना होकर के ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर और बैकग्राउंड या कोई भी ऐसी चीज़, रिलीजन वगैरह किसी भी चीज़ को ले करके वो बायस नहीं है, एंड ही इज़ यू नो, ऐसे तुम्हें बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे जो कि ये तो बोलते हैं कि येस देयर शुड बी इक्वालिटी, इक्वालिटी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पर क्या तुमने कभी खुद को भी जानने की ट्राई करी है कि हम लोग क्या इक्वालिटी सारे ही सेंस में ट्राई करते हैं कि इक्वालिटी हर एक चीज़ में हो, या सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ चीज़ों के ऊपर तो हम लोग इक्वालिटी को फोकस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, वहाँ पे वी आर ट्राई टू बी बायस कि नहीं यहाँ तो हमें बायस रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जेंडर को लेकर के कुछ लोग होते हैं बायस, रेस को लेकर के होते हैं, पर हो सकता है वो बैकग्राउंड को लेकर के ना हो, तो क्या ये हिपोक्रेसी में आएगा या नहीं आएगा? तो कैन वी से कि वो पर्सन के अंदर इक्वालिटी के लिए वो प्रिंसिपल रखता है? नो तो यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, पर यही बात है कि वो पर्सन कितना अवेयर है उस चीज़ को जानने में। हम अगर उसको समझाने ही बैठेंगे कि येस यू आर इक्वल इन रेस और जेंडर बट यू आर नॉट ओके विद द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, तो इक्वालिटी हो तो हर चीज़ में हो, अदरवाइज यू आर जस्ट बीइंग अ हिपोक्रेट। देन इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ कम्युनिटी, अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होंगी? ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी हमारी कॉरपोरेट में भी। इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अब वी नो कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को हम कैसे अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ अ मॉरल प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट ऑल्सो एंड अ पर्सन ऑल्सो। Then a company adopting of eco-friendly practices like reducing carbon emissions, अब कोई कंपनी ऐसी है जो कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही है फॉर लाइक रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, तो ये किस चीज़ में आ गया? एथिकल में आ गया कि वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है। और यू कैन से कि ये जितनी भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ना पॉइंट्स, इंटेग्रिटी, वैल्यू, मॉरल, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियंस, चॉइस, ऑनर, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं ऑफ एथिक्स। और ये कहीं ना कहीं तुम खुद इसको यूज़ कर रहे होगे अपने आंसर्स में, इनका यूज़ करके ही तुम्हें अपना आंसर लिखना है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स। ये कॉर्पोरेट एथिक्स के हैं सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल। पहले कॉर्पोरेट एथिक्स पढ़ेंगे, इनको तुम लोग देख सकते हो, ऑनेस्टी, एक्सीलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन। आजकल लोग इसके बदले में अग्रेसिव हो चुके हैं, कंपैशन नहीं रहा है लोगों में। तो ये तुम खुद चीज़ें देख सकते हो क्या ये इनमें से कुछ चीज़ें हमारे अंदर आती हैं या नहीं आती हैं? ऑनेस्टी, एक्सीलेंस, रिस्पॉन्सिबल कितने रहे हैं हम लोग, कितने मैच्योर हैं, कितने कंपैशनेट हैं टूवर्ड्स अदर्स, सिटीजनशिप, अपने नेशन वाइज कितना सोचते हैं, फेयरनेस कितनी रखते हैं, रिस्पेक्ट कितनी रखते हैं अपने एल्डर्स या अपने छोटे लोगों के लिए। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ये ट्रेड्स हैं जो कि कॉर्पोरेट में भी होने चाहिए और एक इंडिविजुअल में भी होने चाहिए। सो बेसिकली
इंडिविजुअल से ही कॉरपोरेट में हम लोग पहुंचा सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉरपोरेट में हम लोग अप्लाई कर देंगे, किसी इंडिविजुअल में वो ट्रेड्स हैं ही नहीं। हाँ हाँ रुक जाओ, छोड़ दो उसको, पूछो पूछो। नेशन का सोच रहे हैं कि तुम कितने ट्रू हो, तुम कितने ट्रू हो अपने कंट्री के लिए। हाँ पेट्रियटिज्म, अच्छा, हाँ पेट्रियट। आई थॉट कि पेट्रियार्की का कुछ तुम वर्ड बोल रहे हो। ओके, एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स। कॉर्पोरेट एथिक्स का एवोल्यूशन कब हुआ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है टू नो। बिफोर 1960 से पहले अगर तुम लोग देखोगे तो जो कॉर्पोरेट एथिक्स है या जो एथिक्स वर्ड है वो सिर्फ रिलीजियस व्यू पॉइंट की तरह से देखा जाता था। कंसर्न ज़्यादा होते थे फेयर वेजेस और लेबर प्रैक्टिसेस के ऊपर, ना कि इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाता था। सो इट वॉज प्रेजेंटेड एज अ रिलीजियस व्यू पॉइंट, यानी कि यू नो कि तुम्हारे रिलीजन तुम्हें ये चीज़ सिखाता है कि यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ट्रूथफुल। तो वो सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किया करते थे पहले, बट इसको कोई प्रॉपरली मैंडेट नहीं था या प्रॉपरली कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया गया था कि किसी हर एक कंपनी में एथिक्स जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो फेयर वेजेस ये भी सब रिलीजियस से लिया गया, लेबर प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए ये सब हमने रिलीजियस व्यू पॉइंट से लिया गया था बिफोर 1960। लेकिन जैसे जैसे 1960 आया, अब यहाँ पे कंपनीज ने पता क्या चीज़ देखनी स्टार्ट करी। कंपनीज हैव सीन कि लोग जो ज़्यादा हैं या फिर हमारा जो पूरा मार्केट है दैट इज नाउ बिकम अ कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी। अब जो पूरी सोसाइटी है, पूरी जो मार्केट है वो कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी बन गई है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी? अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या सिर्फ पैसिव कंज्यूमर बन के रह गया है? नहीं, वो अपने जो भी जिस भी तुम कंपनी से जो भी प्रोडक्ट को तुम लोग यूज़ करते हो, जिससे भी खरीदते हो, उसके बारे में तुम हर एक चीज़ पता करोगे। दैट इज़ द नोन एज कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी। कंज्यूमर यहाँ पे सिर्फ पैसिव नहीं रहा है, वो स्मार्ट हो गया है। वो अपने कंपनी का प्रोडक्ट को देखता है, पढ़ता है, और वो ये भी देखता है कि हमारी कंपनी में जिससे भी परचेज कर रहा हूँ वो कितने एथिक्स को फॉलो कर रही है। तो इट शोड कंसर्न्स रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी ये भी चाहेगी कि हमारा एनवायरनमेंट गंदा ना हो, क्योंकि हमें अब पहले के तुम लोग जब कंज्यूमर्स को देखोगे और आज के कंज्यूमर्स को ड्रास्टिक डिफरेंस मिल जाएगा। पहले के कंज्यूमर्स को कोई मतलब नहीं था कि हम कौन सी कंपनी से क्या ले रहे हैं, वो कंपनी कितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कितना सोचती है अपने कस्टमर्स के लिए एक्सेट्रा। अब आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, हम कस्टमर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। वी सी हमारी कंपनी हमको पागल तो नहीं बना रही है, फॉल्स क्लेम तो नहीं कर रही है प्रोडक्ट को लेकर के एक्सेट्रा। वो कितने सोशल कॉजेज़ के ऊपर फोकस्ड है, सोशल कॉजेज़ के ऊपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ही कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी में आता है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स गोज बियॉन्ड जस्ट अ मोरल कोड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। It attempts to reconcile what companies must do legally versus maintaining a competitive advantage over other businesses. So basically it means कि पहले की कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बनाती थी और बेचती थी, लेकिन उनको धीरे धीरे पता चला द 1960s के अंदर कि हमको एक competitive edge मिल सकता है over other companies by how? Ethics को फॉलो करके, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अगर हम लोग काम करेंगे, कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस करेंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, सोशल कॉजेज के ऊपर फोकस करेंगे, तो वी विल हैव सम एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा कंपेटिटिव एज ओवर अदर कंपनीज। ठीक है, तो यही कंपनी के अंदर बिजनेस एथिक्स का एवोल्यूशन हुआ तब से ही जो बिजनेस एथिक्स के नाम से जो हम लोग जानते हैं वो स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है और उसमें चेंजेस लगातार होते जाते हैं। So this is the evolution of business ethics. हाँ बिल्कुल, पर टाटा, हाँ बिल्कुल, वो तो खैर पहले से भी कर रहे थे। उनके लिए ना कभी एथिक्स ऐसा नहीं था कि कहीं से वो सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो कर रहे हैं। कुछ कंपनीज तो फोर्सफुली कर रही हैं क्योंकि उनको मैंडेटरी बोला गया है कि CSR है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपना प्रॉफिट का कुछ % यू हैव टू स्पेंड ऑन द
CSR, ठीक है, बट ये पहले की जितनी भी कंपनीज रही हैं, कुछ कुछ कंपनीज, सबको नहीं बोलूँगी, उन्होंने अपना मेजर पोर्शन सोशल कॉजेज़, इक्वालिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना, अपने लोगों के बारे में सोचना, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचाना, ये सब पहले से ही कंपनी करती हुई आ रही थी कुछ कुछ, उनमें से ऑफ कोर्स एक टाटा है ही। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कॉर्पोरेट एथिक्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? So it is known as business, it is also known as business ethics, refers to the moral principles, policies and values that govern the way companies and individuals engage in business activities. That basically एक कंपनी कैसे गवर्न करेगी, कैसे चलेगी इन फ्यूचर, एक इंडिविजुअल कैसे काम करेगा, बिजनेस एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेगा, ये सब हमें कॉर्पोरेट एथिक्स बताता है। It goes beyond legal requirements. And एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, what do you mean by ethics? Like it is enforceable by law or it is voluntary by nature? Both. मतलब if a company is not following some principles or code of conduct of ethics, then उस कंपनी के ऊपर लीगल पनिशमेंट होगी, होने लगेगी। होती है एक्चुअली, मतलब अगर कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं एक सेकेंड, फॉर, हाँ तुम बताओ पहले। कई कंपनीज जैसे आप एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज है, वो सब किस चीज़ से रिलेटेड? एनवायरमेंट को वायलेट अच्छा, करने से रिलेटेड जो भी सारे लॉज हैं, मतलब जैसे यू कैन से पॉलीथीन वगैरह यूज करना, हाँ, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करना, तो वो चीज अगर वो कर रही है तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो लाइक अब एक्शन लेना स्टार्ट हो चुका है, बट हाँ इंडिया में रह रहे हैं तो इट इज अ डिफरेंट केस, लाइक कि उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है। बेसिकली अगर लीगल है कोई चीज़ तो वो लीगल ही है, वो तो हम लोग मानते हैं, लॉ के अंदर में आते हैं तो लॉ के अंडर में है। बट मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ, जैसे हमारे पास ना पीछे मैंने तुम्हें बताया थे प्रिंसिपल, लाइक ऑनेस्टी प्रिंसिपल, इंटेग्रिटी प्रिंसिपल, क्या वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है? तो वो कंपनीज कैसे कर रही हैं? खुद से परफॉर्म कर रही है ना, मतलब दिस इज अ वॉलंटरी एक्ट, वो चाहे तो उसको कर सकती हैं, और बहुत सारी कंपनीज तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे जो कि फ्रॉड कर रही है अपने कस्टमर्स के साथ, कर रही है ना, वो चीज़ तो चलती हुई आ रही है। तो वी कांट से, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन कि एथिक्स इज़ नॉट कंपल्सरी और इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट जो कि हमें बोला जाता है। इसके बेनिफिट्स को तुम लोग देखो, कंपनीज जो हैं इसके बेनिफिट्स को फॉलो करती है, देखती है कि इसका बेनिफिट्स हमें कितना इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा देगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा है। तो इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ गोज बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, बट व्हाट यू हैव गिवन द एग्जाम्पल इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे एथिक्स के ऊपर बेस्ड लॉ बन गए हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अगर कंपनीज के ऊपर हम लोग एक पुश नहीं करेंगे, क्योंकि सपोज वी हैव 100 कंपनीज, उनमें से 60-70 ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है अकॉर्डिंग टू द एथिक्स, बट सम 30-40 कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग द एथिक्स। उनको लग रहा है एनवायरमेंट गंदा होता है तो होने दो, बट आर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट एज मच एज वी कैन, बट दिस इज नॉट करेक्ट टू गो ऑन द लॉन्ग टर्म। इसी वजह से इनके ऊपर कुछ कुछ लॉज बन गए हैं। So it goes beyond legal requirements to establish a code of conduct that drives employee behavior. See, it drives employee behavior and helps build trust between a business and its customers. Basically, trust maintain करता है business and its customers के बीच के अंदर, and plus also उनके internal environment के अंदर भी। जो सेकेंड हमें एक डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्रेन, ये बोमार्ट ने एक डेफिनेशन दी है, दीज आर ऑल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी डेफिनेशन थी जो मैंने यहाँ पे डाली हैं। बिजनेस एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। सो उनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट एथिक्स ये है। देन बोमार्ट ने लिखा है द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म knowingly। ये अब ऑफ कोर्स जैसे कि हमने अभी बात की ना कि एथिक्स इज सब्जेक्टिव, अब तुम इसकी डेफिनेशन से ही देख सकते हो, एक ने क्या बोला कि राइट एंड रॉन्ग को हम लोग एड्रेस करते हैं, एक ने क्या बोला कि
बिजनेसमैन को प्रॉमिस करना चाहिए दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली, वो जान के तो किसी का हार्म नहीं करेगा. अब इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन द पर्सन और द कंपनी. वो चाहे तो किसी का गलत कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है, वो जो अभी भी चल ही रहा है. इट इज़ नॉट स्टॉप्ड एट ऑल. तो ये पर इट रिफ्लेक्ट्स योर नेचर, इट रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज नेचर ऑल्सो. बट मैम ये कभी स्टॉप हो भी नहीं सकता. हाँ, क्योंकि ह्यूमन इज अ ग्रीडी. एग्जैक्टली लाइक ग्रीड के ऊपर कुछ भी नहीं है ह्यूमन पे. मैं जेन्युइनली बोलूं लाइक अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो चाहिए. एग्जैक्टली. और आजकल के टाइम में हम, क्योंकि हम लोग खुद भी ये चीज़ जानते हैं कि प्रॉपर एक ऑनेस्ट मैन बन करके लोगों का भी कुछ जगह पे ऐसे बोला जाता है ना कि इतना सच्चा भी मत बनो कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएं. और मैम इंडिया तो देयर आर सो मेनी इसके ऊपर नोशंस बने हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन. तभी एथिक्स है, कोई हो भी नहीं सकता ना. वही है. तभी एक सेल्फिश वाला भी हमारे पास थियरी है इसके अंदर. Business ethics refers to implementing appropriate business policies and practices with regard to arguably controversial subject. ये काफ़ी important line है. Controversial subject के ऊपर business policies and practices को implement करना. आजकल तुम लोग ना इसके ऊपर controversial subject यहाँ पे काफ़ी important word है जो कि तुम्हारे पास खुद question ऐसा आ सकता है. तुम लोग बताओ कोई controversial subject जो कि कंपनी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट. कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग कोई ऐसा बताओ. मैम रिलीजन से रिलेटेड लाइक हो सकता है. पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं. एग्जैक्टली. जैसे क्या है, अब आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे पूजा रखते हैं मतलब बिजनेसेस के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर. बट लेकिन और फेस्टिवल के दौरान वो सब चीजें क्यों नहीं होती? एग्जैक्टली. कंट्रोवर्शियल टॉपिक लाइक अगर ईद ईद पे वो उस समय क्यों नहीं करते? छुट्टी भी नहीं देता है कुछ कुछ तो. हाँ 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 बिल्कुल. बहुत चीजें हैं लाइक जैसे अभी क्रिसमस था, क्रिसमस की पार्टी जरूर ऑर्गेनाइज करते हैं बट लेकिन जो क्रिसमस एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है वो चीज नहीं होती. तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉर्पोरेट के अंदर है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है मेरे बहुत. क्यों हंस रहे हो बताओ. हाँ बोलो बोलो, पर अच्छे पॉइंट्स बोले. और कोई वैसे ये सारे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ही हैं. एक कॉर्पोरेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर स्टैंड लेना कि वो क्या करना चाहते हैं. और कोई बिल्कुल है. इट इज़ ऑल्सो अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट. हम बोलने की बात है कि इनइक्वालिटी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. लाइक अभी भी कई कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि मेल्स को ज्यादा हायर कर देती है, हायर करती ट्रू, है. बिल्कुल होता है ये. एंड कई कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो फीमेल को ज्यादा हायर कर रही होती है. लाइक दोनों एस्पेक्ट में है. वो सेक्टर के हिसाब से होता है. हाँ सेक्टर के हिसाब से होता है. नहीं सही बोल रहा है वो. हाँ सेक्टर के अकॉर्डिंग होता है. और इसमें कुछ कुछ कंपनीज ये भी चेक करते हैं कि अच्छा अगर कोई गर्ल आ रही है तो उसकी एज क्या है, क्योंकि अगर वो शादी कर लेगी तो उसके बाद वो कित कम टाइम दे पाएगी एंड ऑल. लाइक बहुत सारे उनके नोशंस होते हैं पहले से, प्री कंसीव्ड नोशंस कि अच्छा ऐसा है तो. और एक और चीज़ मैंने सुनी कि द कंपनीज प्रेफर दोज मेन who are stable in their lives. Stable in their lives means like stable in their marriages, और उनके बच्चे बच्चे हैं तो उनको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि दे आर लॉयल. हाँ 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 एग्जैक्टली, फैमिली वगैरह के ऊपर. सो दीज आर द कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जो कि कंपनीज देखती है, करती है अपने अकॉर्डिंग. और ट्रांसजेंडर इश्यूज लाइक LGBTQ इश्यूज बहुत ज़्यादा है जो अभी काफ़ी, अगर कंट्रोवर्शियल माना जाएगा तो उसको काफ़ी टॉप पे रखा जाएगा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के अंदर. कॉरपोरेट कितना उनके अकॉर्डिंग चीज़ें बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है. एग्जैक्टली यही तो बात है कि कितना सोच पा रहे हैं लोग, कितना वाइड वो अपनी थिंकिंग को रख रहे हैं. सो दीज ये तभी मैंने बोला कि क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं. तुम्हारे यहाँ पे थिंकिंग और तुम्हारे एथिक्स यहाँ पे देखे जाएंगे. सो मैंने कहा इट्स अ पॉसिबिलिटी. कुछ भी तो नहीं लिखना है. ऑफ कोर्स क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी हियर. यहाँ पे जो तुम्हारा जो जो क्वेश्चन अल्टीमेटली ऐसा भी नहीं होगा कि क्वेश्चन ही तुमसे कंट्रोवर्शियल पूछा जा रहा है. ठीक है, मैंने ये कहा कि अगर कुछ भी लिख देंगे तो वो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा लाइक कि क्या कर सकता है बिल्कुल, लेकिन और क्या पता जो चेक करे उसका माइंडसेट कैसा है. लाइक द पर्सन कैन रिलेट विद
the answer or not. That is हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. अच्छा कुछ कुछ यहाँ पे जो इश्यूज आते हैं वो इश्यूज देख लो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज को कोई यहाँ पे बता सकता है? व्हाट आर द इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमने देखे हैं? Ma'am, you can say एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो पाई. कोई याद नहीं आ रही? ऐसे ऐसी मूवीज तुमने देखी हुई हैं, सीरीज आई हुई है इसके ऊपर, सोचो. नाम तो सुना होगा. इंडिया की ही. मैनेजमेंट खराब हो या फिर अपनी ही कंपनी को लूट रहे हो. अभी ये राइट नाउ टोरस एग्जांपल है इसका. टोरस राइट नाउ मुंबई कंपनी थी जो एलिट टाइम में. अच्छा. फ्रॉड किया 3,00,000 लोगों का. और ये सत्यम स्कैम जो कि काफ़ी पॉपुलर है. इसके ऊपर तो क्वेश्चंस भी आते थे हमारे एमकॉम के अंदर. इसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन था. सत्यम स्कैम. सत्यम स्कैम वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू था. इनसाइडर ट्रेडिंग और सत्यम स्कैम था और वो वाला एक और था. हाँ 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 वो वाला भी है. और एक और है. और अभी एक माल्या वाला स्कैम था. नीरव मोदी स्कैम है. तो ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कैम्स हमने पढ़े हुए हैं. देन इनसाइडर ट्रेडिंग का हमारे पास है इशू. ब्राइबरी. कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो ब्राइबरी करती है, ब्राइबरी को सपोर्ट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं और लेती देती हैं. ये सब हैं. डिस्क्रिमिनेशन करती है और अभी हमने उसके ऊपर बात भी की. जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर एंड अदर थिंग्स. social responsibility and fiduciary responsibilities. So these are the like ये trust वाला है responsibility. कितना trust maintain करके रखती हैं companies with their business and the internal organization. ठीक है. तो ये कुछ हमारे important थे issues. आते हैं next पे. इसका examples देख लेते हैं फटाफट से. Honest accounting practices. A company, despite facing financial difficulties, refuses to engage in fraudulent accounting practices. जो कि आज के टाइम पे इतना टफ है. मतलब हर एक कंपनी विंडो ड्रेसिंग कर ही लेता है कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से. उनको करनी ही पड़ जाती है किसी ना किसी तरीके से. वो उसको ट्राई करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को. देन फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि अगेन काफ़ी मुश्किल है. इट इज़ वेरी नॉट पॉसिबल टू सी कि हाँ कोई कंपनी ऐसे वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में वो फेयर है. यस तभी तो पढ़ा रहे हैं कि अब की जनरेशन मतलब पढ़ते तो हम खैर कब से ही आ रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कितना हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रैक्टिकल रियलिटी इज़ टू मच डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी. नहीं अगर एक पर्सन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अबाइड करता है अपने इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. टाटा कंपनी मैं मान रही हूँ, बिल्कुल मैं मान रही हूँ. लेकिन तुम कितने इस चीज़ के लिए विलिंग हो, कितना तुम चाहते हो कि हमारे अराउंड के लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें. अगर हम यही मान के बैठ जाएंगे ना कि ठीक है ये तो होती ही नहीं है, हम लोगों को करनी भी नहीं है फिर एथिक्स फॉलो नहीं करनी, तो फिर दिस इज़ अ नेगेटिव परसेप्शन ना. फिर तो इट्स लाइक कि भाई क्राइम तो होता ही है तो फिर चलो हम भी क्राइम कर लेते हैं. इट इज़ लाइक दिस. देन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट फुटप्रिंट कितना मिनिमाइज करना है. रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग. अ फूड कंपनी मेक मार्केट इज प्रोडक्ट ट्रूथफुली अवॉइडिंग एग्जैजरेटेड क्लेम जो कि आजकल काफ़ी बहुत ज़्यादा ही हो चुका है. लाइक फॉल्स क्लेम करना, हेल्थ बेनिफिट झूठे झूठे दिखा देना कि हमारी इस प्रोडक्ट में तो ये है, इट इज़ गुड फॉर द वीगन एंड इट इज़ गुड फॉर लाइक सम पीपल जिसको कार्ब्स वगैरह नहीं चाहिए जबकि उसके अंदर होते हैं. सो इट इज़ वेरी फॉल्स थिंग्स जो कि एथिकल बिल्कुल भी नहीं है. देन एथिकल सोर्सेज एंड सप्लाई चेन्स. अ फैशन ब्रांड कमिट्स टू एथिकल सोर्सिंग ensuring that its products are made without child labor or exploitation. और ये भी बहुत टफ है. चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. रिजेक्टिंग ब्राइबरी एंड करप्शन. यस इट इज. पॉवर्टी है तभी वो चाइल्ड लेबर हो रहा है.
ट्रू, एग्जैक्टली, यही तो मेन रीज़न है इसका। तो तभी हम लोग नहीं बोल, तभी तो पता है एथिक्स। एक और अच्छी चीज़ तुमने इसका एक पॉइंट यहाँ पे एक और मुझे याद दिलाया, एथिक्स को डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, इट इज़ नॉट इन पुअर कंट्रीज़। एथिक्स पुअर कंट्रीज़ के लिए है ही नहीं, और डेवलपिंग कंट्री यानी कि हमारी कंट्री में ये है, अगर हम लोग क्योंकि कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं फॉलो करने के लिए, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड, बट क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज पे हैं, और डेवलप कंट्रीज़ के लिए इट इज़ मोर ईजी टू इम्प्लीमेंट एथिक्स इन द कंपनीज और इन द इंडिविजुअल, क्योंकि वो उनके पास तो ऑफ कोर्स सब कुछ अच्छा खासा है ना। यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लो, और बाकी सारी कंट्रीज़ को देख लो, यूएस को देख लो, तो उनके पास ऑफ कोर्स ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, तो उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों को करने के लिए। वो नहीं करते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स देयर नेचर ना। तो रिजेक्टिंग ब्राइब, हाँ कर लेते हैं ब्रेक भी लेते हैं, थोड़ा देख लो ज़रा आगे क्या है। नेक्स्ट करो, व्हाट्स द टाइम नाउ, नेक्स्ट करो। फीचर्स, फीचर्स के बाद लेते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, फर्स्ट इट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बिजनेस एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, लाइक इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। कोड ऑफ कंडक्ट यही है ना, बताता है क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना है, तो ये बिजनेस एथिक्स का फीचर है। देन इट इज बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। बता दो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, कंज्यूमर के साथ हमें धोखा नहीं करना, एम्प्लॉयज़ के साथ हमें अच्छा फेयर ट्रीटमेंट करना है, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी। सो इट कंटेन्स ऑल द मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़, ठीक है। देन प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, कौन कौन से सोशल ग्रुप है हमारे पास, स्मॉल बिजनेसमैन, माइनॉरिटी पीपल, एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स है, इन सब के लिए हमें प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, किसी के साथ भी अनफेयर ना हो, इनजस्टिस ना हो, ये सब मेक श्योर करता है बिजनेस एथिक्स। Then it offers a basic framework. It offers a basic framework of legal, cultural, political. It offers a basic framework of business ethic. जितनी भी सारी चीज़ें ethics की वो इसके अंदर cover up हो जाती हैं. It is voluntary. यही मैं तुम्हें कह रही थी, it is not enforceable by law. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज है, हाँ लाइक डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, हाँ एथिक्स कहीं पर भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इट इज़ वॉलंटरी एक्ट, इट इज़ वॉलंटरी इन नेचर, ये याद रखना, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ and it requires education and guidance. Like most of the people are not aware of the business ethics. उनको proper guidance, proper education, proper training देनी चाहिए कि ethics क्यों तो important है हमारी कंपनी के लिए प्लस उस पर्सन के लिए। Like जो ओनर्स भी होते हैं कंपनी के, अगर उनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए अपनी कंपनी की, सो दे मस्ट फॉलो बिजनेस एथिक्स। दिस रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। आजकल लोगों में ट्रेनिंग कंपनी के अंदर इसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। देन वी हैव रिलेटिव टर्म, इसको कोई बता सकता है? रिलेटिव टर्म काफ़ी अच्छा इसका एक फीचर है ये रिलेटिव टर्म। एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म, नॉट रिलेट, रिलेटिव टर्म। इसका मतलब है एथिक्स एक जगह पे कुछ और है उसका मीनिंग और एक जगह पे कुछ और है। लाइक एथिक्स इज नॉट सेम इन लाइक एवरीवेयर। एक कंट्री में एक एथिक्स की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है और वही एथिक किसी और कंट्री में बैन हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल ना कि ये चीज़ हो सकती है। एक कंट्री में जो एथिक फॉलो हो रहा है इट इज़ नॉट लाइक मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कि एसेंशियल कि दूसरी जगह पे भी दूसरी कंट्री में भी सेम एथिक को माना जा रहा हो, ठीक है। इट इज़ लाइक दिस कि रिलेटिव टर्म है, इट चेंजेस विद टाइम। सो दीज आर द बिजनेस एथिक्स फीचर्स। ये विद टाइम चेंज होता जाता है एथिक्स। क्लियर है सबको फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स?
Okay, next topic is scope of business ethics. Now, we must see कि business ethics के scope क्या क्या है, यानी कि business ethics कहाँ कहाँ पे apply हो सकता है और हो रहा है अभी भी. तो first is societal level. फर्स्ट इज सोसाइटल लेवल जहाँ पे हो रहा है बिजनेस एथिक्स अप्लाई. कंसर्न फॉर पुअर एंड डाउन ट्रोडन, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप, concern for clean environment, preservation of scarce resources for posterity and contributing to better quality of life. इसका मतलब है सोसाइटल लेवल पे हम लोग बिजनेस एथिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर हम लोग सोसाइटल लेवल पे करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी टू सी, जिसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे. एथिक्स अगर होता है तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी ना ऑटोमेटिकली. तो फर्स्ट है सोसाइटल लेवल पे हम लोग कर सकते हैं. सेकेंड आता है हमारे पास स्टेक होल्डर्स लेवल, और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हो रहा है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हो रहा है. तो कंपनी सोसाइटल लेवल पे बिजनेस एथिक्स को अप्लाई कर सकती है. सेकंड स्टेक होल्डर. अब स्टेक होल्डर एक तो नहीं होता. स्टेक होल्डर्स कंपनी के लिए कौन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, और बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं. ये सारी स्टेक होल्डर्स हैं. इन्वेस्टर्स भी होते हैं. तो अब इसके ऊपर देखते हैं स्टेक होल्डर यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि एथिक्स की वजह से हो सकती है पूरी. सिक्योरिटी ऑफ जॉब, अगर बिजनेस एथिक्स है तो जॉब की सिक्योरिटी है. बेटर वर्किंग कंडीशंस हम लोग कर सकते हैं. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं. बेटर रिकमेंडेशन, वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़. ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के अपलिफ्टिंग करने के लिए, यानी कि एम्प्लॉयज़ को और बेटर कैसे हम लोग फील करा सकते हैं इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है. तो ये एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से हो गया. फिर आता है नेक्स्ट स्टेक होल्डर लेवल. नेक्स्ट है कस्टमर्स. कस्टमर्स के लिए हम क्या क्या करें? बेटर क्वालिटी. अच्छा, ये उसका था, बेटर क्वालिटी ऑफ जॉब एम्प्लॉयज का है. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइजेस. कस्टमर्स को क्या चाहिए? गुड्स मिले, सर्विसेज मिले एट रीजनेबल प्राइस. नॉट टू कॉर्नर स्टॉक्स एंड क्रिएट सिक्योरिटीज. नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, जो कि होता है, अभी भी चलता आ रहा है. नॉट टू मेक फॉल्स क्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट टू मेक फॉल्स क्लेम अबाउट प्रोडक्ट्स इन एडवर्टीजमेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, कंपनीज करती हैं. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो इस लेवल पे हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं. फिर आता है शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें? तो फर्स्ट इज इंश्योर कैपिटल अप्रिसिएशन. उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? कैपिटल उनका अप्रिशिएट हो, शेयर होल्डर्स का. स्टेडी एंड रेगुलर डिविडेंड्स उनको मिलता रहे. देन उनको सारी इंफॉर्मेशन जो भी उनके लिए रिलेटिव इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली टाइम बाय टाइम उनको रिवील होती जाए, डिस्क्लोज होती जाए. प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट. शेयर होल्डर्स के जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होते जाएं. देन नॉट टू विंडो ड्रेस बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का विंडो ड्रेसिंग ना हो. वो किसके लिए? शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्रोड्यूस इंटरेस्ट इन टाइम्स ऑफ मर्जर्स, अमालगमेशंस एंड टेक ओवर्स. जितने भी मर्जर्स होते हैं, अमालगमेशंस होते हैं, टेक ओवर्स होते हैं, उस टाइम पे इन लोगों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये स्टेक होल्डर. देन हमारे पास स्टेक होल्डर नेक्स्ट है बैंक्स. बैंक्स के पर्सपेक्टिव से क्या है? अब बैंक्स कंपनीज के लिए क्या है? अ लोन प्रोवाइडर. लोन प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम लोग सेफ्टी गारंटी दे सकते हैं. सेफ्टी ऑफ बोरोड फंड्स, गारंटी सेफ्टी ऑफ बोरोड फंड्स, तभी हम लोग वहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं एथिक्स को. देन प्रोटेक्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स. प्रोटेक्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स. जो लोन हम लोग ले रहे हैं उसकी तो एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. देन रीपेमेंट ऑफ लोन्स का प्रोटेक्शन, यानी कि प्रॉपर वे में उनका जो भी लोन है, रीपेमेंट है, वो प्रॉपर वे में हो जाए. सो दीज आर दी स्टेक होल्डर. एक लास्ट बचता है हमारे पास गवर्नमेंट. देन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. स्कोप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये इसलिए है बताने के लिए कि बिजनेस एथिक्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी स्कोप कितनी वाइड है. अच्छा, फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट.
गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ कंप्लाइंग विद रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है उनके साथ कंप्लाई करना, उनको फॉलो करना. ऑनेस्टी इन पेइंग इन टैक्सेस एंड अदर रेगुलेशंस, टैक्सेस को प्रॉपर टाइमली पे करते जाना, टैक्स एवेजन्स ना करना. एक्टिंग एज पार्टनर इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, कंट्री की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना एज अ पार्टनर, एक्ट करना एज अ पार्टनर की तरह. देन इंटरनल पॉलिसी लेवल, अब एक कंपनी के लिए इंटरनल पॉलिसी लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज़ नॉट अ स्टेक होल्डर लेवल, ये अलग है, ठीक है. ये इंटरनल पॉलिसी लेवल एक अलग कॉन्सेप्ट है. जैसे सोसाइटल लेवल था, स्टेक होल्डर्स लेवल था, ये इंटरनल पॉलिसी लेवल है. तो इंटरनली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिजनेस एथिक्स को अप्लाई कर सकता है, फेयर प्रैक्टिसेस करके रिक्रूटमेंट के अंदर. तुमने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज रिक्रूटमेंट भी अपने अपने लोगों को लेकर के कर लेती है कंप्लीट, फेयर नहीं होती. इंटरव्यूज़ तो ले रही है लेकिन वो अपने अपने लोगों को ले रही है. हो सकता है कि तुम ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन वो किसी अपने पर्सन से, अप्रोचेबल पर्सन को उसमें रिक्रूट कर सकती है. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फेयर रिक्रूटमेंट. तो फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करके कॉम्पनसेशन फेयर दे करके ले ऑफ जो होते हैं, निकालते जाना, लोगों को निकाल देना, पीक प्रमोशन एक्सेट्रा, दिस शुड बी फेयर. देन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू एम बेटर एंड हायर थिंग्स इन लाइफ. इंटरनल पॉलिसी अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होगी किस वे में, जब हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि येस तुम अपनी लाइफ में कुछ हायर एम रखो. देन बेटर कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल, जितनी भी हायर लेवल होती है अगर उसमें कम्युनिकेशन ही ना हो तो इंटरनल पॉलिसीज ऑफ नो यूज़. सो दीज आर द स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस. रोल ऑफ एथिक्स, एथिक्स का क्या रोल है इन बिजनेस. फर्स्ट इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट. इसको तुम पॉइंट पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा. फर्स्ट इज एथिक्स अगर किसी कंपनी में है, वो पहला फायदा जो कंपनी को देगी वो होगा अट्रैक्ट करना एंड रिटेन करना टैलेंट को. कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय उसी कंपनी में जाना प्रेफर करेगा जहाँ पे उसको दिखेगा कि दिस कंपनी इज फॉलोइंग प्रॉपरली एथिक्स, जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर है, फेयर ट्रीटमेंट कर रही है. तो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्ट वर्दी, मेकिंग एम्प्लॉयज विलिंग टू रिलाई, टेक डिसीजंस एंड एक्ट ऑन द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द को एम्प्लॉयज. In such a work environment, employees can expect to be treated with respect. Of course, जिस कंपनी में एथिक है वहाँ पे एम्प्लॉय खुद से ये भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि हमें भी यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, कलीग्स और सुपीरियर के साथ हमें भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. सो दिस इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट. जिस कंपनी में एथिक्स नहीं फॉलो होते वहाँ पे तुम खुद भी देख सकते हो टर्न ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, टर्नओवर ज़्यादा होते हैं. देन इन्वेस्टर लॉयल्टी. अब हर एक कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स भी इंपॉर्टेंट है. फंड कहाँ से आएगा, तो इन्वेस्टर्स जब तक कि ये ना देखे कि अच्छा ये कंपनी इट इज़ ट्रस्ट वर्दी और ये प्रॉपरली एथिक्स भी फॉलो करती है, कुछ कर रही है, जहाँ पे एथिक्स है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इज़ वेरी गुड टू इन्वेस्ट, देन द इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. और इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर कि एथिकल कंपनीज के लिए कितना बेनिफिशियल है. आज वैसे तुम इसको डेटा में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो. इन्वेस्टर्स जिस कंपनी में जो कि काफ़ी एथिकल कंपनीज हैं उनमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका लॉन्ग टर्म गेन भी बहुत ज़्यादा होता है. और जिस तुम अनएथिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गेन नहीं होगा. तो वो तुम एफिशिएंसी, इस डायरेक्ट रिलेशनशिप तुम कह सकते हो उसको. Relationship with any stakeholder including investors based on dependability, trust and commitment results in sustained loyalty. Loyalty sustained रहती है if you are investing in a ethical company. So एक तो ये हो गया attracting and retaining talent and investor loyalty. Basically वो भी रहेगा, तुम्हारे पास talent भी maintain रहेगा, investors भी आएंगे if you are following the principles of ethics. Next. This is customer satisfaction. Again, it is also important. Customers. तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी. फर्स्ट था हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो कि रिटेन करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है हमारे पास इन्वेस्टर जहाँ से पैसा आ रहा है. थर्ड इज कस्टमर. कस्टमर से ही लॉयल्टी, कस्टमर से ही
एक कंपनी की सस्टेनेबिलिटी चेक होती है। जितने मैक्सिमम कस्टमर्स रिटेन करेंगे, रहेंगे तुम्हारे पास, लॉयल रहेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी कंपनी सस्टेन करेगी फॉर द लॉन्ग टर्म। तो व्हेन अ कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स बिलीफ इन हाई एथिक्स इज परसीव्ड एज मतलब किसी अगर उस कंपनी में कस्टमर्स का बिलीव बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपनी में अगर कोई भी क्राइसिस भी आता है ना, तो भी कस्टमर्स के पास, ये खुद के पास एक वो रहता है, दे आर रेडी टू टॉलरेट दिस मिसहैप। वो भी, उनको भी समझ में आ जाता है कि ठीक है, दिस कंपनी इज ट्रस्टवर्दी, सो वी कैन टॉलरेट दिस मिसहैप और एनीथिंग, कभी फ्यूचर में अगर उस कंपनी के साथ आता भी है तो एथिकल कंडक्ट टूवर्ड कस्टमर्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंपिटिटिव पोजीशन। और इससे स्ट्रॉन्ग कंपिटिटिव पोजीशन, क्योंकि आजकल कस्टमर्स को रिटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रमोट्स अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज। देन रेगुलेटर्स कौन है? अब जो कंपनी को रेगुलेट कर रहे हैं, अब वो तुम्हारे हो सकते हैं, हमारे पास सेबी है, हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है, तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटर्स की तरह काम कर रही हैं। रेगुलेटर आए, कंपनीज फंक्शनिंग। अब ये इस तरीके से नहीं कि एनफोर्सिएबल है, दे आर जस्ट लाइक वॉचिंग कि जो कंपनीज है क्या वो रिस्पॉन्सिबली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। The regulator need not always monitor the functioning of the ethically sound company. The company earn मतलब automatically वो किस पाथ पे चले जाएंगे कंपनी टू अर्न द प्रॉफिट्स एंड रेपुटेशनल गेन। अगर वो बिजनेस एथिक्स के कन्फाइंस में काम करते जाएंगे, एक्ट करते जाएंगे तो ही, अदरवाइज उनको नहीं मिलेगा कोई भी प्रॉफिट और एक दिन कंपनी कोलैप्स कर ही जाएगी। सो दीज आर द 4 रोल ऑफ बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस पढ़ लेते हैं। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसको तो तुम अब खुद भी बता सकते हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे हो रही है। अभी ये सारा खैर मैं बोल भी चुकी हूँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे होगी। मैम अगर एथिक्स को फॉलो करेंगे, बेसिकली सपोज हमारे एम्प्लॉयज हमारे को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे को छोड़ के नहीं जाएंगे, इन्वेस्टर्स भी करते जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग भी और बढ़ती रहेगी, तो वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी होगी। और ये काफ़ी अच्छी लाइन लिखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि अगर हमारे पास फॉर अ सम मोमेंट हमारे पास अगर हमारे अंदर ग्रीड आती भी है, सपोज एक कंपनी के अंदर ग्रीड आ गई कि आज चलो मैनिपुलेशन कर लेते हैं अपने अकाउंट्स में, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से तुम्हारे पास एक शॉर्ट टर्म गेन तो मिल जाएगा, पर क्या वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो पाएगा वो गेन? तो आंसर विल बी नो। किसी टाइम पे अगर किसी तुम्हारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ को, इंटरनल मैनेजर्स को या फिर पब्लिक को पता चलेगा यू आर डूइंग विंडो ड्रेसिंग अपने अकाउंट्स में, तो वो कहीं ना कहीं तो तुम्हारी पॉजिटिव इमेज को, तुम्हारी इमेज ऑफ द कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा ना। दिस इज द थिंग जो कि हम लोग बात कर रहे थे, स्मॉलर बट सस्टेनेबल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म मस्ट बी बेटर देन हायर बट रिस्कियर शॉर्ट लिव्ड प्रॉफिट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जितना शॉर्ट टर्म तुम गेन कमाने के चक्कर में जो रिस्क ले रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट। और उसके बदले में तुम क्या कर सकते हो, सस्टेनेबल प्रॉफिट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो अपना पैसा। देन कॉस्ट एंड रिस्क रिडक्शन। अब कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो रही है अगर एथिक्स फॉलो करें, तो हाउ कॉस्ट एंड रिस्क रिडक्शन इज हैपनिंग इन दी कंपनीज। इफ एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन। रिड्यूस हो रहा है, लाइक कि आपकी हाँ, रिस्क तो रिड्यूस हो रहा है कंपनी का जो मतलब क्या कहते हैं डाउनफॉल नहीं आएगा, मतलब एक तरह से ये कंपनी खत्म नहीं होगी, ये कि रिस्क क्योंकि गुडविल बनती चली जाएगी। जितना तुम अच्छा करोगे एथिक्स में, उतना तुम्हारी गुडविल बनेगी, पब्लिक इमेज अच्छी होगी। और कॉस्ट रिडक्शन का समझ नहीं आया। हाँ बताओ। मैम सामान जो आएगा जिस प्राइस पे आना चाहिए उस प्राइस में आएगा। कंपनी में क्या होता है, सामान जिस प्राइस में आता है ना, बीच में जो होते हैं एम्प्लॉय वो ज़्यादा बुक्स में कर लेते हैं, कंपनी ज़्यादा पैसा लेते हैं, फिर वो उससे लेते हैं, वेंडर से पैसा लेते हैं। उस एथिक्स जब फॉलो होगा तो जो पैसा है वेंडर से जाना चाहिए, रियल में हो ही जा रहा है, कंपनी भी कम एम्प्लॉय भी अपना पैसा नहीं लेते। अच्छा ओके, हाँ ये सही पॉइंट बोल रहा है। चीज होगा मैम, कॉस्ट भी ये तो एक पर्सपेक्टिव है, बहुत बहुत अच्छा इसने एग्जाम्पल बोला। रिड्यूस होगा, लाइक अगर कंपनी इज फॉलोइंग एथिक्स एंड कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के नहीं जा रहे, तो रिक्रूटिंग के लिए अलग cost एग्जैक्टली लगती है, हाँ हाँ। and, जो अब नए
प्रोडक्शन हाउसेस से हमारे को कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, उसके अलग कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से अलग कॉस्ट लगेगी। तो वो अगर एक ही चीज चल रही है, एथिक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो हमें तो छोड़ के सस्ट नहीं हाँ जाएंगे, हाँ तो हाँ, सब सेम रहेगा, तो वो एडिशनल कॉस्ट वेरी नाइस, ये वाला पॉइंट भी अच्छा था। एम्प्लॉयज़ बीच के अगर वो पैसा खाना ही बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली जो कस्टमर्स के पास जो पैसा जा रहा है या वेंडर्स के पास जो पैसा जा रहा है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो येस, और हाँ रिस्क तो रिड्यूस हो ही रहा है, जब तुम कुछ गलत ही नहीं करो तो रिस्क किस बात का, तो रिस्क तो अल्टीमेटली रिड्यूस हो ही रहा है। कॉस्ट कैसे कैसे रिड्यूस हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे परफेक्ट एग्जांपल बोले। तो दिस इज़ लाइक, और रिसर्च वगैरह कम हो जानी, गवर्नेंस सिस्टम, अब जितने भी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स और जितना भी जो ये चलता है ना, केसेस चलते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, वो इतना पैसा लग जाता है उन चीज़ों के अंदर, बहुत ज़्यादा। कोई इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च टीम आ रही है, तुम्हारी पूरी कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि तुम्हारा गवर्नेंस सिस्टम क्यों ख़राब है, फ्रॉड किस बात के लिए, और विंडो ड्रेसिंग क्यों हुई, इंटरनल मैनेजमेंट क्यों ख़राब है तुम्हारा, तो उनमें कितना पैसा लग जाता है। प्लस जो तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट लग रही है, जो तुम्हारे हर एक ऑफिसर के ऊपर, जब हम लोग लॉ में पढ़ते थे, कंपनी लॉ में, इफ़ यू आर लाइक लॉस, हाँ एग्जैक्टली, लॉसेस तो होंगे ही होंगे। आज लाइक शॉर्ट टर्म में तुमने अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब लोगों को पता चलेगा यू हैव मेड अ फ्रॉड टू द कस्टमर्स को तुमने फॉल्स क्लेम कर दिया, या कस्टमर्स के साथ तुमने फॉल्स किया, या जो भी है फ्रॉड किया, वो कभी ना कभी तो पता चलेगा, और जब वो पता चलता है गुडविल अल्टीमेटली डाउन हो जाती है। तो गुडविल गया, वो इन्वेस्टर्स गए, लॉस पे लॉस, वो लूप बन जाता है, फिर वो बढ़ता जाता है। सो दिस इज द हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक। ये दो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट थे। फिर आता है थर्ड, नेक्स्ट करो। थर्ड इज एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है टू डिस्कस। एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट, इसको छोड़ दो, ये तो समझ में आ ही जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसको प्रॉपरली लाइक डिस्ट्रीब्यूट करो। प्लानट के पास फाइनाइट रिसोर्सेज है, ये तो बहुत सही, ये लाइक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट बताओ, कोई बताना चाहेगा तो। व्हाट इज एंटी कैपिटलिस्ट मीनिंग? प्रॉफिट ही सिर्फ एक ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है मेजरली। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो पैसे प्रॉफिट के बारे में, अपने कैपिटल को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट करना सोचते हैं। एग्जैक्टली। और ऐसे हमें कंट्रीज़ भी पता है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ भी हैं हमारे पास सोशलिस्ट कंट्रीज़ भी हैं, और इसमें पॉलिटिकल काफ़ी, ये इट इज़ अ पॉलिटिकल वर्ड काइंड ऑफ एंटी कैपिटलिस्ट, कि कैपिटलिस्ट तो नहीं हो तुम कितने कम्युनिस्ट हो, तुम कितने सोशलिस्ट हो, हम उसमें ज़्यादा बिलीव करें। एंटी कैपिटलिस्ट मतलब नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द अर्निंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, हमेशा सिर्फ प्रॉफिट ही तुम्हारा मोटिव है। कैपिटलिस्ट ज़्यादातर किस टाइप ऑफ कंपनीज में होता है? प्राइवेट कंपनीज में। प्राइवेट कंपनी का तो हाँ कह सकते हो, वो एंटी कैपिटलिस्ट है। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट लाइक व्हाट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी। एंटी कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो लोग सिर्फ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हैं, जो सिर्फ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं हम लोग कितना बेटर कर सकते हैं फॉर द सोसाइटी। प्राइवेट कंपनीज का सोल प्रॉफिट होता है, सोल मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, बट जब उनको ऊपर जब हमने CSR मैंडेट कर दिया तो उनको करना पड़ा ना कि हमें भी अपना प्रॉफिट का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा ऑन द जनरल पब्लिक। जितनी भी एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं, जितनी भी सोसाइटल कॉजेज़ हैं, उनके ऊपर हमें स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये इट्स लाइक अ मैंडेट जो कि किया गया, अदरवाइज वो तो कैपिटलिस्ट ही रह जाते। पर एथिक्स क्या बताता है? एथिक्स का ये इंपॉर्टेंस कैसे है? एथिक्स का इंपॉर्टेंस ये इस तरीके से हो जाता है, एथिक्स हमें क्या सिखा रहा है? फेयर ट्रीटमेंट, इक्वालिटी। क्या कोई भी कैपिटलिस्ट अप्रोच वाला पर्सन या कॉरपोरेट जो भी है, क्या वो कभी भी फेयर और इक्विटेबिलिटी में लाइक बिलीव करेगा? नहीं, वो उसका मेन जो मोटिव होगा वो यही होगा, टू अर्न द प्रॉफिट एज मच एज दे कैन। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी एंटी कैपिटलिस्ट वाले लोगों की बात आ जाती है तो दे आर फॉलोइंग द कॉस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि कितने फंडामेंटल राइट की कितनी कॉस्ट है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना, बेसिकली इक्वालिटी, फेयर ट्रीटमेंट, जस्टिस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, इन सब के ऊपर दे आर मेनली फोकसिंग, नॉट ओनली ऑन द प्रॉफिट।
सो दिस इज द थर्ड, क्या था ये हमारा इम्पोर्टेंस, और फोर्थ है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज है तो अच्छे से उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, वेस्ट ना करें उसका। तो एथिक्स भी हमें यही सिखा रहा है बेसिकली। नेक्स्ट करो, ये तो क्लियर है सबको, नेक्स्ट करना। अच्छा अभी 1 सेकेंड, नहीं नहीं रुको, तो कर लेते हैं ना एथिकल थियरीज, समझ तो लेते हैं इसको। इसकी भी सेकेंड, नहीं नहीं इट्स ओके। ओके एथिकल थियरीज, नेक्स्ट करो इसको। हाँ अभी यहाँ पे रुक जाओ। एथिकल थियरीज पहले एक पूरा इसका मैप देख लो एथिकल थियरीज का। एथिकल थियरीज देखो कहाँ लाइक कब से बनी हुई हैं और इसका क्या स्ट्रक्चर है पूरा। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, जो पहली हम लोग थियरी पढ़ेंगे वो होंगी ट्रेडिशनल थियरीज एथिकल की। सेकेंड आएगी कंटेम्प्रेरी, जो कि मिडिएवल टाइम में आई, लाइक ट्रेडिशनल के बाद जो मिडिएवल टाइम में आई कंटेम्प्रेरी थियरीज है वो। फिर आएंगी लास्ट पोस्ट मॉडर्न थियरी, जिसके अंदर काफ़ी सारी थियरीज अलग से नहीं बनाई गई हैं अभी तक। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थियरीज हैं फॉर अस एंड फॉर यू ऑल्सो टू स्टडी, वो रहेंगी ट्रेडिशनल थियरीज। ट्रेडिशनल थ्योरीज के अंदर बाइफोकेशन गिवन है। फर्स्ट इज कंसिक्वेंशनल और टेलियोलॉजिकल थ्योरीज एंड सेकेंड वन इज नॉन कंसिक्वेंशनल और डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज। कंसिक्वेंशनल वर्ड से तुम लोग समझ सकते हो जिसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, और जिसके नॉन कंसिक्वेंसेस वो वाली थ्योरीज, उनको डियोंटोलॉजिकल थ्योरी भी बोला जाता है, इसको टेलियोलॉजिकल थ्योरी भी बोला जाता है। इसके अंदर अगेन बाइफोकेशन है। टेलियोलॉजिकल थ्योरीज में वी हैव 3 theories to study. First is egoism theory. Second is utilitarianism theory, and third and last is justice as fairness theory. Then non consequential, इसमें हमारे पास है ethics of duties and ethics of right. ये नॉन कंसिक्वेंशनल है। फिर कंटेम्प्रेरी अगर थ्योरीज की बात करें तो उसमें वी हैव 3 theories टू स्टडी। फर्स्ट इज वर्च्यू, सेकेंड इज फेमिनिस्ट थ्योरी एंड थर्ड इज डिस्कोर्स थ्योरी। ठीक है, और पोस्ट मॉडर्न की कोई थ्योरी अलग से बाइफोकेट में नहीं की गई है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी की सारी थ्योरीज होंगी। ठीक है, जिसको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। रुको रुको पीछे कर दो अभी। डन। इसका स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना। ठीक है, कौन सी थ्योरी कौन सी है, लाइक किस में आती है। कंसिक्वेंशनल वाली 3 थ्योरीज है, याद रखना इनके नाम। और नॉन कंसिक्वेंशनल में 2 थ्योरीज आती हैं, एथिक्स ऑफ ड्यूटीज एंड एथिक्स ऑफ ड्यूटीज के भी तो कॉन्सिक्वेंसेस होते ही हैं। हाँ, बट लेकिन वो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल के अंदर भी एथिक्स ऑफ ड्यूटीज के कंसिक्वेंसेस होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो तभी तो क्रिटिसिज्म भी तो बने हुए हैं हर एक थ्योरी के, वो तुम अपना वो लगा सकते हो बिल्कुल। एथिक्स ऑफ राइट है फिर भाई तभी तो ऊपर बढ़ा है, नहीं तो वहीं रुक जाता, कुछ कंसिक्वेंसेस नहीं होते तो
कुछ नहीं दिक्कत होती तो आगे कोई चीज़ बढ़ाता है कोई लोग। मतलब उसके कहने का अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग जो इतनी सारी थियरीज देख रहे हो, अगेन जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, एथिक्स इज सब्जेक्टिव। ये हर एक जितनी भी थियरीज बनाई गई हैं ये लोगों ने ही बनाई है। तुम पढ़ोगे एडम स्मिथ ने बनाई है, इसके अंदर बेंथम ने बनाई है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाम उनके, उनके ऊपर फिर क्रिटिसिज्म भी है। नेक्स्ट, अच्छा इसको पहले ना इनका डिफरेंस समझ लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस इसका। टेलियोलॉजिकल थियरीज एंड डियोंटोलॉजिकल थियरी में क्या डिफरेंस है? टेलियोलॉजिकल थियरीज दैट मीन्स कंसिक्वेंशनल थियरीज। तो ये क्या थियरीज हैं? Teleological theories derive their name from the fact that these theories are based on the consequences of the moral judgment we make and the actions we perform in resolving ethical dilemmas. Consequential है, ठीक है, यानी कि हम consequences सोच कर अपनी जो भी हम लोग action है वो करते हैं। किसी चीज़ का consequences देखा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो इट डिराइव्स फ्रॉम द नेम, it is based on the consequences of the moral judgment we make and the actions we perform. The word teleology is derived from teleos, जिसका मतलब क्या है? Consequences और purpose of our judgment, यानी कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी हमारी judgment होगी, action होगा, उसका क्या purpose है, उसका क्या consequence होगा। And logos meaning study, ठीक है। This is the word teleology, consequences की स्टडी करना, उसके बारे में सोचना। देन डियोंटोलॉजिकल थियरी, ये नॉन कंसिक्वेंशनल थियरी है, यानी कि इसमें हम लोग कंसिक्वेंसेस नहीं सोच रहे हैं कि किसी चीज़ का क्या कंसिक्वेंस होगा, फिर हम लोग अपने एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इसमें आता है मॉरल जजमेंट एक्शन बेस्ड ऑन अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कंप्राइजेस टू वर्ड्स, डियोंट मीनिंग ड्यूटी, यानी कि इट इज़ आर ड्यूटी, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस, टू डू दैट। उसमें हम लोग कंसिक्वेंसेस नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। दैट इज लॉगस मीनिंग स्टडी। तो ये एक परफेक्ट इसकी डेफिनेशन है दोनों की। ये तो तुम्हें इसका एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, टेलियोलॉजिकल थ्योरी और डियोंटोलॉजिकल थ्योरी का। फिर इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। नहीं, लिख लो पहले, हो गया। अच्छा, कोई इसके एग्जाम्पल तुम में से खुद भी बता सकता है, तुम्हारे ऊपर ही रखा है मैंने इसका एग्जाम्पल। अगर एक कुत्ता सड़क पे है और उसको हमने भगा दिया लात मार के वहां से, और अगर फिर बाद में वहां से कार गुजरी, उसका वहां पे एक्सीडेंट हो गया और कुत्ता बच गया। एक सेकेंड, क्या बोल गए तुम बीच में? तो अगर कुत्ता है सड़क पे एक जगह, उसको हमने लात मार के भगा दिया वहां से, और फिर वहीं पे एक्सीडेंट हो गया कार का बाद में, तो कुत्ता बच गया, तो कार का एक्सीडेंट हुआ है, ओके। हमारे एक्शंस का जो कॉन्सिक्वेंस हुआ ये हुआ कि कुत्ता बच गया। तुमने क्या पहले से सोचा था कि ये प्रिडिक्शन की थी कि अच्छा यही होगा? नहीं ना, तो इट इज़ नॉट कम अंडर द कॉन्सिक्वेंसेस। नो, ये तो ड्यूटी भी नहीं है, ये तुम लात मार रहे हो उस कुत्ते को, तो वो कैसे हो जाएगा एथिक्स? और ये तो वो तो कोइंसिडेंटली हो गया। चलो नेक्स्ट करो इसको। मतलब ये कह सकते हैं प्री डिफाइंड कॉन्सिक्वेंसेस हमारे दिमाग में होते हैं किसी चीज के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। अब जैसे आई एम कमिंग टू द क्लास, आई एम नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली विद द टीचर, तो उसके हमें प्री डिफाइंड कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे कि इसके क्या होगा, टीचर क्या करेगी बताओ। सबसे बड़ी बात है वो मान लो क्लास से बाहर निकाल देगी, या हाँ। फिर हमें पढ़ाएगी, या फिर वो भी क्लास को पढ़ाना छोड़ देगी। यही कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, वो क्यों क्लास को पढ़ाना बंद कर देगी, वो तुम्हें रस्टिकेट कर देगी। इन्वेस्टिगेट कर देगी ये सब चीजें, ठीक है। एंड एकदम जो क्या कहते हैं मॉरल पे बेस्ड होते हैं, जिसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस प्री डिफाइंड नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं, वो सब चीजें। हाँ, जैसे कि अगर इसके कोई लाइक पनिशमेंट ना होती तो तुम लोग खुद से बैठे रहते ना कि नहीं, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लिसन आवर टीचर, जो वो कह रही है। वो तो अल्टीमेटली तुम्हें पता है इसके क्या तुम्हें कंसिक्वेंसेस झेलने को मिलेंगे, तो तुम लोग तमीज़ से यहाँ पे बैठे हुए हो, अदरवाइज
नहीं बैठते। चलो नेक्स्ट करो इसको। मैम इसका एग्जांपल सीएसआर भी तो हो सकता है। CSR, पता होता हाँ है कि बताओ। फॉलो नहीं करेगा तो ये पनिशमेंट है उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऑफ कोर्स वो भी आ सकता है इसके अंदर। चलो इसको रीड करो तुम ही लोग, फिर बताना। अबे हाथ उठाना। हाथ नहीं उठाना, रीड करो इसको फटाफट से। भाई पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत। कुछ भी कर ले, रीड तेज करो, रीड। बेशर्मो, तुम्हारे एथिक्स कहाँ गई क्लास की मैडम? रीड कर लो, रीड, तुम्हें भी, तुम भी स्टूडेंट ही हो। मतलब हमें रीड करना है अपने मन में। हाँ नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। अबे दिख रहा है, चीटिंग कर रहे हैं। बट इसमें तो एक पर्सनल एडवांटेज भी है ना बंदे का। वो तुमसे पूछूंगी मैं, रुक जाओ पहले पढ़ने दो सबको। डन, पढ़ लिया सबने? चलो बताओ अब क्या समझ में आया टेलीलॉजिकल के एग्जाम्पल में और डियोंटोलॉजिकल के एग्जाम्पल में? बहुत आसान एग्जाम था मेरे अकॉर्डिंगली। हाँ बहुत इजी डाला है। लेकिन हाँ एक तो बच्चा है मतलब जो चीटिंग कर रहे हैं, एक तो उसको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस है कि वो रेस्ट्रिकेट हो जाएगा चीटिंग करने की वजह से। उसके लाइक कि ये उसके लिए गलत है एंड कहीं पकड़ा गया तो पेपर नहीं देने देंगे, सपोज ड्यू में 3 साल में पेपर नहीं देने देंगे, ये सब। और एक है कि उसकी एथिक्स है पर्सन की वो चीट नहीं नहीं करेगा, करेगा, ठीक है, रादर इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि वो रेस्ट्रिकेट क्या होगा क्या होगा होगा। उसके कंसिक्वेंसेस जो मर्जी हो। तो हाँ एथिक्स उसके अंदर ऑलरेडी है कि वो चीटिंग नहीं करेगा, और चीटिंग के बल पे बेटर मार्क्स नहीं लाएगा, वो खुद के बल पे लाएगा जितने वो ला सकता है। तो यही है। तो इससे क्या हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज टेलीलॉजिकल थ्योरी एंड व्हाट इज डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें कंसिक्वेंसेस नहीं होते और जिसमें कंसिक्वेंसेस सोच करके इंसान आगे अपना एथिक्स को अप्लाई करता है। ठीक है, सबको अंडरस्टूड है ये एग्जाम्पल? मैम इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, बताओ। हम इंडिया में रह रहे हैं, सबको इंडिया के अंदर लाइक रिस्पेक्टिंग द आर्मी ऑफिसर, ठीक है, रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम फाइटर इज अ ड्यूटी, ओके, इट्स अ ड्यूटी। तो कई कई लोग तो अपने अंदर से करते हैं लाइक एथिक्स है, लाइक वी रिस्पेक्ट देम, वी जस्ट सैल्यूट टू मतलब इंडियन फ्लैग एंड एवरीथिंग। बट कई कई उस चीज को नहीं करते, बस इस चक्कर में करते हैं कि उनको फाइन लग जाएगा, या फिर लाइक इन सब चीजों में फाइन है। इफ यू आर नॉट लाइक अगर इंडियन फ्लैग को तुमने कहीं पे भी हाँ हाँ फहराया, हाँ वो ये हाँ। सब चीजों में फाइन है। तो हाँ, हाँ सैल्यूटिंग वगैरह के तो ऊपर कई नहीं कई है। हाँ जैसे वही इंडियन फ्लैग को भी अगर तुम ऐसे ही फेंक रहे हो, कई कई अंदर एथिक्स है लेकिन नहीं ये हमारा अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें हो जाएगा, जैसे लोग स्पिट करते हैं ऑन द रोड्स, उसके ऊपर अगर फाइन हो जाए। मॉन्यूमेंट्स के, हाँ वहाँ पे भी उनको वो क्लीन नहीं रखते, गंदा कर देते हैं उसको, जितनी भी वहाँ पे। मील ऐसे लगा दें लाइक तो वो भी तो एथिक्स ही है ना कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना चाहते। कोई किसी किसी में खुद से होता है, कोई सोचता है ठीक है हमारा अपना घर तो नहीं है ना, हम लोग जहाँ मर्जी कूड़ा फेंक सकते हैं। सो दिस इज लाइक अल्टीमेटली इज बेस्ड अपॉन द कि इसके कंसिक्वेंसेस होंगे तो हम लोग सोचें, जिसके कंसिक्वेंसेस नहीं है तो क्यों ना सोचना, छोड़ो। इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो टेलीलॉजिकल थ्योरी कंसिक्वेंशनल है और डियोंटोलॉजिकल में कंसिक्वेंसेस नहीं है, वो ड्यूटी के, हाँ एक्शंस के बेस पे है। तो इसके बाद अच्छा ये तो हो गया, नेक्स्ट करना ज़रा, नेक्स्ट करो। अच्छा रुक जाओ,
टेलीलॉजिकल एथिक्स की हम लोग अब लोग कितनी 3 थी ना थेरीज, तीनों थेरीज करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि फिर वो एक फ्लो रहेगा। टेलीलॉजिकल थेरीज की कितनी थेरीज है, 3 थेरीज हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तुम लोगों को पता होना चाहिए टेलीलॉजिकल में क्या है और डियोंटोलॉजिकल में क्या है, ठीक है। कंसिक्वेंशनल थेरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।